अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूं महरुख शहरियार और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सियालकोट वाक़े पर श्रीलंकन वज़ीर आज़म का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में श्रीलंकन शहरी की मौत पर अफसोस है, वाक़े पर सदमे में हूँ, हमदर्दियाँ अहल खाना के साथ है, यकीन है इमरान खान जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाला ये इंतहाई अफसोसनाक दिल सोज वाक़या ऐसे में श्रीलंकन वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में श्रीलंकन शहरी की मौत पर अफसोस है, वाक़े पर मैं सदमे में हूँ, हमदर्दियाँ अहल खाना के साथ हैं। उन्होंने अहल खाना के साथ हमदर्दियों के हवाले से बात की और साथ ही साथ उनको यकीन है, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है इमरान खान जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, यानी इंसाफ की उम्मीद की जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए उनकी जानिब से। आपको बताएं कि श्रीलंकन वज़ीर आज़म का ट्वीट सामने आया है, आप इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। उस ट्वीट में लिखा गया है कि पाकिस्तान में श्रीलंकन शहरी की मौत पर अफसोस है, गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, पूरा मुल्क इस वक्त गमज़दा है। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमदर्दियाँ अहल खाना के साथ हैं, यकीन है इमरान खान जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। और सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजिमीन ने श्रीलंकन मैनेजर को बदतरीन तशद्दुद करके हलाक कर दिया। वहशियाना जुल्म पर पूरी इंतजामिया हरकत में आई। पुलिस स्पेशल ब्रांच और CTD का रात भर 50 से ज़ायद मकामात पर ऑपरेशन। वीडियो में नजर आने वाले मरकजी मुलजिम समेत 110 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने श्रीलंकन शहरी के बहमाना कत्ल को शर्मनाक करार दिया। कहा, मुश्तइल हुजूम के ऐसे मावराए अदालत इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सज़ा देने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और चेयरमैन सेनेट ने भी वाक़े की मजम्मत की है। सियालकोट वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शदीद इज़हार मुज़म्मत। ट्विटर पैगाम में लिखा, ये पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है। मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूँ और दो टोक अंदाज में वाज़े कर दूँ कि जिम्मेदारों को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाक़े को इंतहाई काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक करार दिया। पैगाम में लिखा, मुश्तइल हजूम के ऐसे मावराए अदालत इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। घिनौने जुर्म में मुलव्विज़ अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन मदद की जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सियालकोट में जो हुआ वो बहुत दिल खराश है। विफाकी इदारे तहकीकात में पंजाब हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं, मुलव्विज़ अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, सियालकोट में इंतहाई हौलनाक और चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। ऐसे इक़दामात की मजम्मत और हौसला शिकनी की जानी चाहिए। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में लिखा, सियालकोट में होने वाले दिल खराश वाक़े ने दिल चीर के रख दिया। क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और हमारी और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है? चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, MQM पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी वाक़े की मजम्मत की है। सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए। फवाद चौधरी साने सियालकोट पर गमज़दा हो गए। ट्वीट में कहा, ऐसे वाक़यात कुछ वक्त तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। एहसास सिर्फ तब तक दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो जाए। ये बेहिसी बड़े तूफ़ान का हम पेश खेमा है। माशरे में टाइम बम लगा दिया गया है। उनकी जानिब से ट्वीट में ये भी कहा गया कि इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे। वक्त निकल रहा है, बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए। और इसी मामले पर वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि सियालकोट वाक़े से पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। किसी की नाहक जान लेने की इजाज़त किसी को नहीं। हुकूमत इक़दामात कर रही है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। हमें ऐसे माइंड सेट के ख़िलाफ़ लड़ना है। जज्बात का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई इजाज़त नहीं है, चाहे वो कोई पाकिस्तानी भी हो सकता था, लेकिन ये तो एक इंटरनेशनल यहाँ पर श्रीलंका का बाशिंदा था जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नौकरी कर रहा था, और यहाँ पर आकर उसमें कोई ख़ास सलाहियत होगी तो पाकिस्तानी कंपनी में वो काम कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, और इसके बैकग्राउंड के अंदर जो सोच है उस सोच से भी हमने लड़ना है, इसका रास्ता भी हमने रोकना है, और जो रिस्पांस उस वक्त वहाँ पर फराहम किया जा सकता था वो रिस्पांस भी फराहम किया। उसकी तहकीकात भी हो रही हैं। 110 से ज़ायद लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। दो जो मरकज़ी उनके मुल्ज़मान हैं जो उसका वीडियो के ऊपर भी आकर तस्लीम कर रहे हैं,
ان کو بھی پولیس نے جو ہے وہ رات گئے ان کو بھی گرفتار کیا اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی ہوگی اور اس کو ایک مثال بھی بنایا جائے گا تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی جو ہے وہ واقعہ نہ ہو سکے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں گزشتہ روز ہنگامہ آرائی کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ بات کر لیتے ہیں جہانگیر خان ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر، کس کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے مقدمہ؟ اور یہ مقدمہ تھانہ مسلم ٹاؤن میں یونیورسٹی انتظامیہ کی ہی مدعیت میں درج کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ کار سرکار میں مداخلت، ٹریس پاسنگ اور سرکاری املاک کو توڑ پھوڑ کرنے کی دفعات اس میں لگائی گئی ہیں اور 13 طلبہ کو اس میں نامزد کیا گیا ہے، جبکہ ٹوٹل جو ہے یہ 40 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ابھی اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن ونگ کو یہ FIR جو ہے فارورڈ کر دی گئی ہے اور اس میں جو نامزد اور نامعلوم افراد ہیں جو کہ مقدمے میں شامل کیے گئے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جائیں گی، لیکن ابھی تک اس مقدمے میں نامزد کسی بھی ملزم کو یا کسی بھی طالب علم کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اسلام آباد احتساب عدالت نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کا 2 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ آغا سراج درانی کو سندھ منتقل کیا جائے گا۔ گزشتہ روز آغا سراج نے سپریم کورٹ کے باہر نیب کو گرفتاری دی تھی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کو آمدن سے زائد اثاثوں کے نیب ریفرنس میں گرفتار کیا گیا۔ 1 ارب 60 کروڑ سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار آغا سراج درانی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی پاسداری کر رہے ہیں، جلد ٹرائل کورٹ بھی جائیں گے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے کراچی کے بجائے دونوں مرتبہ اسلام آباد میں گرفتاری دینے کے سوال کو مذاق میں اڑا دیا۔ اس کا جو حکم ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہم۔ تو سر اب آپ اس کو دوبارہ آپ ٹرائل کورٹ جو ہے ٹرائل کورٹ میں ہم جائیں گے اور 2 سال سے کیس تو چل رہا ہے اور جیسے ویسے فیس کر رہے تھے وہ فیس کریں۔ اگر صاحب آپ کو کراچی میں نہیں گرفتار کیا جا سکتا، اس کی کیا وجہ سر؟ کراچی میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، پہلے بھی آپ اسلام آباد سے گرفتار ہوئے پھر اسلام آباد سے گرفتار ہوئے۔ جہاز میں آنے جانے کا شوق۔ ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ سندھ حکومت ڈاکٹر عاصم حسین پر مہربان ہے۔ صوبے بھر کی جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتی کا اختیار ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سنجے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی؟ جی بالکل، سندھ حکومت نے وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے نئی سرچ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں سربراہی جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم حسین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو یہ سمری بھیجی گئی ہے۔ محکمہ یونیورسٹی بورڈ کی جانب سے سندھ بھر کے تمام جامعات میں وائس چانسلر کی تقرری کا اختیار اب جو ہے وہ انڈائریکٹلی ڈاکٹر عاصم حسین کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کہتے تھے کہ ان کے اثر رسوخ ہیں، لیکن اب کیونکہ سرچ کمیٹی جو تشکیل دی جا رہی ہے اس میں انہیں چیئرمین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری یونیورسٹی بورڈ اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی ڈاکٹر عاصم حسین موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سندھ کی جو جامعات ہیں ان کا کنٹرول کرتا دھرتا ڈاکٹر عاصم سارا کچھ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے حلقہ N133 میں ضمن انتخاب کا میدان کل سجے گا۔ پولنگ کے سامان کی ترسیل شروع کر دی گئی ہے۔ بات کر لیتے ہیں ارشد علی سے۔ ارشد، آگاہ کیجیے۔ باقاعدہ طور پر جو پولنگ کا سامان ہے اس کی ترسیل کا عمل شروع ہو چکا ہے، تاہم اس حلقے میں پولنگ کا جو وقت ہے وہ کل شروع ہوگا۔ پولنگ کا وقت صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جو ہے وہ جاری رہے گا، تاہم اس دوران پولنگ کے کوئی کسی قسم کا وقفہ نہیں ہوگا اور اس دوران ریٹرننگ افسر کی جانب سے باقاعدہ طور پر تمام تر جو انتظامات ہیں اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ حلقے میں کل 254 پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس حلقے ووٹرز کی بات کریں تو اس حلقے میں 4,40,485 ووٹرز جو ہیں وہ اپنا رائے حق دہی کل استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام تر انتخابی سامان اب پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر۔ ارشد علی اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے NA133 کے ووٹرز کو خریدنے کے خلاف دائر درخواست خارج کرنے سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے امیدوار سہیل شہزاد کی درخواست پر 14 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا کہ عدالت درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کرتی ہے۔ درخواست گزار کو پہلے متعلقہ فورم سے رجوع کرنا چاہیے تھا، قانون کی پیروی نہیں کی۔ متعلقہ فورم کی موجودگی میں ہائی کورٹ میں براہ راست درخواست دائر کرنا قانون کے منافی ہے۔
महंगी बिजली की पैदावार कराची वालों पर भारी पड़ने लगी। अक्टूबर में के इलेक्ट्रिक ने अपने पावर प्लांट से महंगी तरीन बिजली पैदा करके कराची वालों पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं वहाब कामरान से। वहाब कामरान, इस हवाले से आगाह कीजिए। जी मारूख, नेपरा दस्तावेज़ात में ये इंकशाफ हुआ है कि अक्टूबर के महीने में के इलेक्ट्रिक ने अपने पावर प्लांट से महंगी तरीन बिजली की है और निजी पावर प्लांट से खरीदी गई बिजली के मुकाबले में अक्टूबर में के इलेक्ट्रिक ने 130% महंगी बिजली पैदा की है अपने प्लांट से। 21 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट अक्टूबर के महीने में के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट से बिजली पैदा हुई है, जबकि IPPs की जो बिजली थी वो 9 रुपये 22 पैसे फ़ी यूनिट में खरीदी है के इलेक्ट्रिक ने। अक्टूबर में के इलेक्ट्रिक ने 75 करोड़ 80 लाख यूनिट अपने प्लांट से पैदा किए, जिनकी कुल पैदावारी लागत 16 अरब 61 करोड़ रुपए रही, जबकि IPP से 1 अरब 18 करोड़ यूनिट सिर्फ 9 अरब रुपए में खरीदे गए। तो लगभग 2 गुना से भी ज्यादा महंगी बिजली पैदा की है के इलेक्ट्रिक ने अपने प्लांट से। और वजह जो बताई गई है उसमें कहा गया है कि लो गैस प्रेशर का सामना रहा है कि इलेक्ट्रिक को इस महीने में, जिसकी वजह से महंगे दरामदी कोयले, फर्नेस ऑयल और हाई स्पीड डीजल से महंगी बिजली पैदा की गई है। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान कीमियाई हथियारों की रोकथाम की आलमी तंजीम की मजलिस आमला का रुकन मुंतखब हो गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान कीमियाई हथियारों की रोकथाम से मुतालिक मौसर किरदार अदा कर रहा है। अहम खबर है और बड़ी मस्बत खबर आ रही है। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों की रोकथाम की आलमी तंजीम की मजलिस आमला का रुकन मुंतखब हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान कीमियाई हथियारों की रोकथाम से मुतालिक मौसर किरदार अदा कर रहा है। आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा, उनकी जानिब से कहा गया कि रुकन ममालिक ने पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर एतमाद का इजहार किया है, जो कि बड़ी मस्बत खबर है और मस्बत इशारा है पाकिस्तान के लिए। और कुछ रोज़गार ऐसे होते हैं जो दिल दहला देते हैं। मैयतों को गुस्ल देना दिल गुर्दे का काम। हर तरह की मैयत देखी जिसे कोई हाथ ना लगाए, उस मुर्दे को नहलाया। बच्चों की मैयतें नहलाते हुए आंखें भर जाती हैं। कराची के मोहम्मद सिद्दीक 25 साल से ये काम कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है सनाउल्लाह ढारी ने, आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। दिन में कम से कम 20, 25, 30 बाड़ियाँ आ जाती हैं, रात में 15, 20 आ जाती हैं। तो ये हम गुस्ल कफन कर देते हैं। फिर वर्षा से मैं पानी डलवाता हूँ, पानी डलवा के वो तैयार हो जाती है। फिर कफन पे लाता हूँ, कफन पे तैयार करके वो वर्षा के हवाले कर देता हूँ मैं। एक्सीडेंट वाली आती है, जो लावारस कीड़े पड़ी हुई आती हैं, वो भी हम तैयार करके कब्रिस्तान भेज देते हैं। जली हुई जो बाड़ी आती है उसका मसा किया जाता है, पानी कम लगाया जाता है, फिर उसको कफन दिया जाता है। और जो छोटे बच्चों की आती है उनसे ज़रा थोड़ा सा दिल भर आता है, फिर भी हम तैयार करके वो दे देते हैं। मैं खुद 10 बच्चों का बाप हूँ। बच्चे की बाड़ी आती है तो मेरा खुद का दिल थोड़ा सा परेशान होता है। कोरोना के अंदर तो 100, 150 बाड़ी आती रही है। खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, इतने यानी कि लगे रहते थे शाम तक। वर्षा नज़दीक भी नहीं आते थे, सब बाहर खड़े रहते थे। हम बगैर डर खौफ के हम गुस्ल कफन करते थे। और एक लावारस मलंग आया था, उसको हमने अच्छी तरह गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद वो रख दिया था हमने, तो वो हमारे को रात को ख्वाब में नज़र आया। फिर उसके बाद हमारे को उसने हज कराया और उम्रा कराया। उधर सऊदीया में घुमा के हमारे को तवाइफ करा के हमारे को वापस छोड़ने आ रहा था, तो हमारी आँख खुल गई थी। एक बाड़ी आई थी जो कि वो लेके आए थे अस्पताल से, तो उसको जब मैंने पानी डाला तो वो उठकर बैठ गए। तो वो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो हमने कहा वो बाहर हैं। तो उन्हें बुलाया, उनसे पूछने लगा मेरे को यहाँ क्यों लाए। कहने लगे आप कौमे में थे, डॉक्टर ने बोला कि आपका इंतकाल हो गया, तो हम आपको यहाँ गुस्ल कफन के लिए ले आए। जब फिर उनका 2-2.5 साल के बाद इंतकाल हुआ,
फिर दोबारा आकर गुस्ल कफन करा कर दे। बच्चे जब दोबारा आए थे तो वो पूछ रहे थे भाई अब तो इनका इंतकाल हो चुका है या अभी भी ऐसे ही है, तो हमने कहा नहीं, अब ये इनका बिल्कुल इंतकाल हो चुका है। खिज़ां की रुत में बाहर के रंग, देखिए इसी बुलेटिन। वेलकम बैक। लाहौर में डेंगू से मजीद 3 अफराद की जान चली गई। पंजाब में 73 में से 59 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक मुल्तान में 4, फैसलाबाद में 3, गुजरांवाला और साहिवाल में 2 केसेस सामने आए। रवां साल लाहौर में 18,169 अफराद डेंगू में मुब्तला हो चुके हैं। पंजाब भर की तादाद 25,605 तक पहुँच चुकी है, जबकि सूबे में अब तक डेंगू बुखार से 151 अफराद जाम बहक हो चुके। सरगोदा के इलाके गुलवाला में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुतासरा लड़की अपनी सहेली के घर गई, जहां पर उसके भाई ने दोस्त के साथ मिलकर ज़्यादती की। मुल्ज़िमान ने वीडियो बनाकर लाखों रुपए और जेवरात बटोर लिए। मजीद रकम मांगने पर लड़की ने अपने अहल खाना को बता दिया। भाई की मुद्दत में दोनों मुल्ज़िमान और मुलव्विस 2 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हो रहा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। आखिरी इजलास जो अफ़गानिस्तान पर OIC का CFM का हुआ था वो 1980 में हुआ था, और ये अब इंशाअल्लाह 19 दिसंबर को 41 साल बाद पाकिस्तान फिर इसकी मेज़बानी का शर्फ हासिल करेगा। ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि 19 के इजलास से पहले 18 तारीख को जो सीनियर ऑफिशल्स हैं वो तशरीफ़ ला चुके होंगे और वो आपस में उनका तबादला ख्याल होगा। और हम ये भी तवक्को कर रहे हैं कि जो OIC का सेक्रेटेरिएट है उनके नुमाइंदगान उससे भी पहले यानी कि 14 तारीख के लगभग वो इस्लामाबाद आ चुके होंगे टू ओवरसी दी प्रिपरेशंस इन इस्लामाबाद। हमने पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो OIC के हमारे मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको तो हमने दावत दी ही है। उनके अलावा हमने दावत दी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द P5 कंट्रीज़। अब P5 में आप जानते हैं उसमें अमेरिका भी है, उसमें चीन भी है, उसमें रूस भी है, उसमें फ्रांस भी है और उसमें बरतानिया भी है। हमने दावत दी है जो कि यूरोपियन यूनियन के खारजा अमूर को देखते हैं, हाई रिप्रेजेंटेटिव एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उनको दावत दी है। हम दावत दे रहे हैं UN एजेंसीज़ को, रेलेवेंट UN एजेंसीज़ को, जो इस सारे मामले में हमारी मावन और मददगार हो सकती हैं। हम दावत दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे को भी, और हम कुछ और अहम ममालिक जो कि ख़ित्ते में नहीं आते या इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं आते लेकिन उनकी बड़ी अहमियत है, उनको भी दावत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी है, मिसाल के तौर पर जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये अहम ममालिक हैं लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते, और हम समझते हैं कि उनकी अहमियत से, उनकी मौजूदगी से इंटरनेशनल कंसेंसस पैदा करने में आसानी होगी। यहाँ हमारी ये ख्वाहिश भी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब ये नुमाइंदा इजलास OIC का और दीगर फोरम्स का इस्लामाबाद में मुनाकिद हो, हम दावत दें एक हाई लेवल डेलीगेशन को फ्रॉम अफ़गानिस्तान कि वो भी आएँ और इंगेज करें। न सिर्फ इंगेज करें बल्कि आकर वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो शेयर करें दीगर ममालिक के साथ, और जो अपनी कंसर्न्स हैं वो उस पर तबादला ख्याल करें। हम चाहते हैं कि वो बनफ़्स नफीस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और दीगर ममालिक वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे वो ख़ुद
उनसे सवाल जवाब भी कर सकें और उनसे बराह रास्त उनकी असेसमेंट भी सुन सकें। हमारी नज़र में वो भी मददगार साबित हो सकती है। ये भी आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये आइडिया इमर्ज हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दावत दी गई थी सऊदी अरब में। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो सऊदी अरेबिया का ग्रीन इनिशिएटिव उन्होंने जिसका इनकाद किया था रियाद में, तो वहाँ साइड लाइन्स पे क्राउन प्रिंस से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जहाँ दीगर अमूर ज़ेर बहस आए वहाँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और उस तबादला ख्याल से ये आइडिया इमर्ज किया कि हमें, और ये 29 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आइडिया इमर्ज किया कि हमें मिलकर बहसीत उम्मा, हम दीगर ममालिक से तो दरख्वास्त कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन से, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो मुखातिब हैं, लेकिन हम बहसीत मुस्लिम ममालिक, बहसीत उम्मा, और अफ़गानिस्तान OIC का फाउंडिंग मेंबर भी है, हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। तो उन डिस्कशन से इस आइडिया ने जन्म लिया और अल्लाह के फजल करम से वो अब एक हतमी शक्ल अख्तियार करता चला जा रहा है। आपके इल्म में है कि सऊदी अरेबिया OIC की जो समिट है उसको चेयर कर रहा है, तो उनका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी था और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पेशकश भी की, न सिर्फ ऑन बोर्ड आए बल्कि मैं ख़ास तौर पर क्राउन प्रिंस फैसल का जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं प्रिंस फैसल, उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली इस सारे मामले की निगरानी में, इसको स्टीयर करने में और GCC के अंदर एक इत्तफाक़ राय पैदा करने में, कंसेंसस बिल्ड करने में मैं उनका ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम सब इस नतीजे पे पहुँचे कि इन हालात में जो जन्म ले रहे हैं, अफ़गानिस्तान को अबैंडन करना एक तारीख़ी गलती होगी और हमें तारीख़ से सबक सीखना चाहिए और गलती को नहीं दोहराना चाहिए जो पहले दोहराई एक दफ़ा हो चुकी है। अगर बर वक्त तवज्जो नहीं दी जाती तो एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है और उस क्राइसिस से अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आएगी, अदम इस्तेहकाम की कैफियत पैदा होगी। वो अदम इस्तेहकाम जो है वो जन्म दे सकता है एक रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट को और खुदा न खास्ता वहाँ एक दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट आएगा और वो ट्रिगर करेगा, वो जन्म देगा एक नए मैस एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज़ को। आपके इल्म में है पहले भी आप तकरीबन 3 मिलियन के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ की मेज़बानी कर रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अहम खबर आ रही है, सियालकोट वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं मोहसिन मिलान से। मोहसिन, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, जो इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है उसमें जो सानहे की वजह है वो तो बताया जा रहा है कि डिसिप्लिन बना है। जो श्रीलंकन मैनेजर थे जिनके साथ ये हादसा पेश आया वो डिसिप्लिन के काफ़ी ज़्यादा पाबंद थे और कुछ ही दिनों बाद फैक्ट्री में कुछ गैर मुल्कियों ने विज़िट करना था और उन्होंने फैक्ट्री अमले को ये कहा कि वो मशीनों की सफाई करे। इसके अलावा भी मैनेजर जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर मोबाइल के इस्तेमाल पर भी जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको रोका करते थे और जब मशीनों की जो सफाई है वो शुरू हुई तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था जिसके बारे में बताया जाता है कि कुछ मजहबी मटीरियल। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल, आप इस रिपोर्ट के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। तो इस वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।